हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले एनीमिया, अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी हर जगह मिलेगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, चाहे फोर्थ ईयर में हो, कहीं भी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से समझना होगा। एनीमिया क्या है? एक क्लिनिकल कंडीशन है। क्या है? एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे ब्लड की वो कम हो जाती है। इसके क्या क्या रीजंस है वो तो हम ही पढ़ेंगे ही। पहला, आरबीसी लेस देन 4 मिलियन/ml। जो आरबीसी है वो कितनी हो जाती है हमारे पास? 4 मिलियन से कम हो जाती है। देखो, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पास ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है और रेड ब्लड सेल के जो अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, जो ब्लड के अंदर जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन जो क्या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है बहुत सारे कारणों से, और वो कौन कौन से कारण हैं वो तो अभी हम देखेंगे ही। ठीक है। और जो आरबीसी का नंबर है वो कितना होता है? 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन होता है एक एडल्ट मैन में। यदि इसका नंबर 4 मिलियन से भी कम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एनीमिया है। ठीक है। या फिर जो हीमोग्लोबिन है, देखो हीमोग्लोबिन, या जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो 12 ग्राम, 100 ml में 12 ग्राम से भी कम हो जाए। यानी कि मान लो, यदि देखो एवरेज कितना होता है, एवरेज ये होता है यदि 100 ml हमारे पास ब्लड है तो ये कितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करेगा इसका हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम। यानी अगर आपके पास 100 ml ब्लड है तो उसमें 15 ग्राम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करता है। मतलब 100 ml ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। लेकिन यही 100 ml यदि 12 ग्राम हीमोग्लोबिन को कंटेन करने लगे और या उससे भी कम, तो उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड की बोल दो या हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। एक नंबर बताया गया है, जैसे कि रेड ब्लड सेल 4 मिलियन से कम हो जाए तो एनीमिया बोल दो, या फिर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है जो 100 ml में 15 ग्राम होता है वही 100 ग्राम में 12 ग्राम से भी कम हो जाए तो एनीमिया बोल दो। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हो ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है उसको किस तरह से नाम दिया गया है, जैसे माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया। ठीक है। अब माइल्ड एनीमिया कब बोलते हैं? यदि हीमोग्लोबिन का कंटेंट 8 से 12 ग्राम ही रह जाए। कितना रह जाए? 8 से 12 ग्राम। देखो जनरली जो कितना होता है 12 से 15 ग्राम एक एडल्ट ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन या एडल्ट मेन में कितना होता है? 12 से 15 ग्राम इन 100 ml ब्लड। और यही कह रहा है कि 8 से 12 हो जाए तो माइल्ड एनीमिया बोल दोगे, या मॉडरेट एनीमिया कह रहा है 5 से 8 हो जाए। यदि सीवियर एनीमिया किसको बोलते हैं? यदि वो 5 ग्राम से भी कम हो जाए। ठीक है। 5 ग्राम, 100 ml में 5 ग्राम से भी कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हम सीवियर एनीमिया। और यदि वो 2 ग्राम से भी कम रह जाएगा ना, देखो एक और मैं आपको बताता हूँ, यदि 2 ग्राम मतलब 100 ml में 2 ग्राम से भी कम अगर आपके पास हीमोग्लोबिन है तो उसको उस केस में क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है इंसान की। तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की बात कर रहे हैं। एनीमिया का क्लासिफिकेशन कैसे क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड इथोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल एंड इथोलॉजिकल। पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल। देखो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या बताया एनीमिया का। देखो ये नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। मॉर्फोलॉजिकल होता है मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के किसका देख रहे हो आप? कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के कह रहा है कि आप एनीमिया बता रहे हो। देखो कितने प्रकार के हो गए? 6। कैसे? नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक 1, नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक 2, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक 3, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक 4, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक 5, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक 6। अब इनका मतलब क्या है? नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, साइट का मतलब होता है सेल। यानी ऐसा एनीमिया जिसमें जो आपकी रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल हो। नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल। क्रोमिक का मतलब होता है कलर, यानी जो आरबीसी का जो रेड कलर होता है, या फिर इसको, या फिर हीमोग्लोबिन की बात करें जो सॉलिड रेड होता है, इसका जो कलर है वो नॉर्मल हो, यानी नॉर्मल ही कलर हो और नॉर्मल ही सेल हो। ठीक। अब हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, यानी कम हो जाना। ठीक है, इस चीज़ को कम हो जाना। क्रोमिक का मतलब होता है कलर, यानी कलर कम हो जाना, मतलब जो रेड ब्लड सेल है उसका जो कलर है वो कम हो जाना। फिर होती है मैक्रोसाइटिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी, बड़ी साइड का मतलब होता है सेल, यानी जो आरबीसी है वो सेल कैसे हो जाए? बड़ी हो जाए। ठीक। फिर होता है मैक्रोसाइटिक, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। फिर है माइक्रोसाइटिक। माइटिक का मतलब होता है छोटी हो जाना, साइटिक का मतलब सेल,
यानी जो सेल है आरबीसी की वो छोटी हो जाए। तो ये 6 प्रकार के एनीमिया होती है। पहला हम देखते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। कौन से देखते हैं? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब ये एक ऐसा एनीमिया होता है जिसमें सेल भी नॉर्मल होती है और कलर भी नॉर्मल होता है। अच्छा, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? पहला आता है उसमें एक्यूट हीमोरॉइज। हीमोरॉइज, देखो हीमोरॉइज का मतलब होता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, ब्लड किसी तरह से भी लॉस हो सकता है, चाहे आपको देखो जैसे मान लो कहीं आपका टांग कट गई या पैर कट गया हो, तो इसको बोलते हैं एक्यूट, मतलब अचानक से कह रहा है कि ब्लड का लॉस हो जाना। ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा? नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक में। या फिर एक्यूट है, सॉरी इसमें एक्यूट वर्ड देख लेना। एक्यूट मतलब हेमोरेज, मतलब अचानक से कह रहा है कि ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना। वो किस एनीमिया के अंदर आता है? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, जिसमें आपकी जो सेल है वो भी नॉर्मल रहेगी और जो सेल का कलर है वो भी नॉर्मल रहेगी। थोड़ा आप खुद दिमाग लगाइए। जैसे मान लो अभी मैं आपको हाथ को काट देता हूँ तो उसमें से ब्लड लॉस हो जाएगा। जो रेड ब्लड सेल है, क्या उनकी सेल में कोई फर्क पड़ेगा? भाई वो भी जब भी बाइकॉनकेव थी, डिस्क शेप थी, अब भी ऐसी है। कलर जब भी रेड था, अब भी रेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक्यूट हीमोरेज को किसके अंदर रखा गया है? नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक के अंदर। फिर आता है ऑल हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, मतलब जो रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, वो भी कैसा आएगा? वो भी नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक होएगा। मतलब यदि आपकी जो रेड ब्लड सेल है अगर उनका ब्रेकडाउन हो जाए कोई सी भी कंडीशन में, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, उसमें कह रहा है कि जो अनीमिया होगा वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। मतलब जो रेड ब्लड सेल है वो भी नॉर्मल रहेगी और नॉर्मल कलर की ही रहेगी। ठीक, एक्सेप्ट थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया को यहाँ पर एक्सेप्ट करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं थैलेसीमिया को यहाँ बताने वाला हूँ, छोड़ दो भी। फिर तीसरा है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है? ए प्लास्टिक एनीमिया की एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी रेड बोन मैरो होती है ना, फिर रेड बोन मैरो हुई तो ये आरबीसी की प्रोडक्शन करता है, उसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं जिसकी वजह से कह रहा है कि रेड ब्लड सेल नहीं बन पाती है और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो इस वाले एनीमिया में भी आपकी जो सेल है वो भी नॉर्मल रहेगी और नॉर्मल ही कलर रहेगा। ठीक, अब आता है नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब सेल तो नॉर्मल रहेगी लेकिन उनका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? देखते हैं। आफ्टर क्रोनिक हीमोरोइज। आफ्टर क्रोनिक हीमोरोइज मतलब बहुत लंबे समय से आपका ब्लड लॉस हो रहा हो। जैसे मान लो आपके कोई पाइल्स है, तो पाइल्स में भी तो क्या हो रहा है कि बहुत लंबे 2 साल से 3 साल से थोड़ा थोड़ा करके ब्लड लॉस हो रहा है। उसमें जो कलर होता है ना आरबीसी का, ठीक है, वो कम हो जाता है क्योंकि बहुत एक ऐसा समझ सकते हो कि बॉडी का बहुत हर बार ब्लड लॉस हो रहा है तो उतनी आरबीसी नहीं बन पा रही है। देखो मैंने आपको बताया ना एक आरबीसी का कलर कैसा होता है और बहुत सारी आरबीसी का कलर कैसा होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक यानी जो सेल का साइज है वो तो बढ़ गया है लेकिन कलर उसका नॉर्मल है। अच्छा, ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? देख लो। और मेगोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। देखो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो जो हमारी आरबीसी है वो अपने साइज को बढ़ा लेती है। साइज को क्यों बढ़ाती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन कर सके। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। दूसरा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल का साइज भी बढ़ गया है और सेल का जो कलर है वो कम हो गया है। ठीक है, सेल का जो कलर है वो कब होता है? लीवर डिजीज में क्या होता है? सेल का साइज भी बढ़ता है और सेल का कलर भी कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो लीवर कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल होता है आरबीसी की प्रोडक्शन में। अगर लीवर कोई डिजीज हो जाएगी, तो सेल्स तो कम ही रह जाएगी ना। जैसे मानो कि लीवर एक बार में 1000 आरबीसी बना रहा है, जनरली नाम मैंने बता दिया कि 1000 बना रहा है। ठीक है, 1000 बनाता है। अब उसमें डिजीज हो गई तो एक बार में 500 बना रहा है। अब देखो, अब 1000 अगर मैं लाल कलर के आरबीसी रखता तो इनका लाल कलर कितना गाढ़ा होता, लेकिन यहाँ पर कितना नंबर कम हो गया? अब आधा कम हो गया है तो कलर थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया, हाइपोक्रोमिक है। अब मैक्रोसाइटिक क्यों बोल रहे हैं? भाई जब कम बन रही है तो यही वाले आरबीसी क्या करेंगी? बड़ी होकर सोचेंगे कि मैं अपने ही थोड़ी साइज को बड़ा कर लेती हूँ और थोड़े फंक्शन को कर लूँ। क्यों? क्योंकि एनीमिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है वो कम है
ऑक्सीजन कैपेसिटी जनरली कम हो रही है, तो वो अपना साइज बढ़ा के सोचेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ज़्यादा कर लूँ ताकि एनीमिया को कह रहे कम कर सकूँ, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को कहीं ना कहीं हील करने की पूरी कोशिश करती है। अब यही यहाँ भी तो यही हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी का नंबर है वो कम है, आरबीसी का नंबर कम है, यानी कि हमें कह रहे हैं ऑक्सीजन भी कह रहा है कि कम ही मिल रही है। तो आरबीसी सोचेंगे क्यों ना मैं अपने साइज़ को बढ़ा लेती हूँ, अपने साइज़ को बढ़ा लेती हूँ और टिश्यू के लेवल जो भी ऑक्सीजन चाहिए उनको मैं ही पहुँचा दूंगी। भाई एक आरबीसी मान लो 2 पॉइंट ऑक्सीजन ला रही थी पहले नॉर्मल वाली, अभी बड़ी होकर मैं 4 ले आती हूँ, तो कहीं ना कहीं बराबरी कर दूंगी, तो इसलिए इनका जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा होता है माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक में क्या हो जाता है, जो आरबीसी का जो सेल्स है उनका साइज छोटा हो जाता है और नॉर्मोक्रोमिक कलर नॉर्मल रहता है, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन। अब क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब जो बहुत लंबे समय से हो, जैसे कि मैं एचआईवी में बोल सकता हूँ। ठीक, फिर होता है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, मतलब सेल का साइज भी छोटा हो गया और जो कलर है वो भी कम हो गया, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देखो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इंपॉर्टेंट है, 70 से 80% जो एनीमिया होता है वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही होता है। ठीक, इसमें होता क्या है, जो सेल का साइज है वो भी छोटा हो जाता है और हाइपोक्रोमिक जो कलर है वो भी कम हो जाता है। भाई देखो हाइपोक्रोमिक कब होगा, जब कह रहे हैं कि वो चीज़ कम हो जाएगी, मतलब रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अपने आप ही कह रहे हैं क्रोमिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया की। अब थैलेसीमिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, जे देखो थैलेसीमिया को मैं अलग से बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि थैलेसीमिया एक बड़ा टॉपिक है, शायद आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 12th में पढ़ा होगा जेनेटिक वाले चैप्टर में इसको। देखो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि भाई ने या सर ने ये हमें नहीं बताया, बस ये बोल के छोड़ दिया। देखो थैलेसीमिया क्या होता है, एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की 2 चेन बन जाती है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया कब होती है, जो फीटल लाइफ में। ठीक है, इसमें क्या होती है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन कम बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो बीटा चेन कम बनना जाती है। यानी कि थैलेसीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो हीमोग्लोबिन वाली चेन है ना, जो हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, वो एबनॉर्मल हो जाती है। यानी कि एबनॉर्मल हो जाती है तो थैलेसीमिया 2 प्रकार का, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। यदि अल्फा थैलेसीमिया चेन में कोई दिक्कत है तो अल्फा थैलेसीमिया, यदि बीटा चेन कम बन रही है तो बीटा थैलेसीमिया। जो अल्फा थैलेसीमिया जनरली कह रहा है कि वो इन्फेंट में होता है, बच्चों में जनरली होता है। ठीक, देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करना है। अब हम बात करते हैं ईटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। पहला कौन सा क्लासिफिकेशन देखा था हमने, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, और हम कौन सा देखने वाले, ईटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी। देखो पहला है जो हमारे पास एनीमिया, वो है हीमोरेज एनीमिया। हीमोरेज एनीमिया का मतलब ये है कि मतलब जो एनीमिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, या आपको पाइल्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, या इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जैसे कि टाइफाइड में क्या होता है, कभी कभी जो बैक्टीरिया होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है। या फिर डेंगू में भी क्या हो जाता है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसमें भी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं हीमोरेज एनीमिया। उसका कारण क्या है, एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड, वही एक्सीडेंट हो जाना। क्रोनिक लॉस जैसे कि पाइल्स हो गए, ठीक, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक, अब देखो जो ये हमारे पास है ना मॉर्फोलॉजिकल ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजिकल देखो मैंने याद नहीं करी है ना, मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ है, अगर कोई अपर लेवल की स्टडी कर रहा है, ठीक है, जैसे कि एमएमबीएस कोई में है कोई, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बीएमएस बीएचएमएस है या फिर और फार्मेसी कोर्स है उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मत करना। बस इथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको ये 5 प्रकार के एनीमिया देखने हैं। पहला हेमोरेज एनीमिया, दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, तीसरा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया, चौथा एप्लास्टिक एनीमिया, पांचवा एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ये 5 देख लेने हैं, इनका एक एक दो कॉज देख लेना है और आपका इथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इनको एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि हेमरेज एनीमिया में पहला जो है एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का अचानक से लॉस हो जाना। भाई एक्यूट लॉस हो गया तो सेल में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी ना, सेल में कोई क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, ना ही उसके कलर में आएगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड, तो बहुत लंबे समय से अगर ब्लड में लॉस हो रहा है तो जो ब्लड का साइज है यानी जो आरबीसी का शेप है वो कैसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब कम हो जाएगी, आरबीसी भी कम हो जाएगी तो इनका जो कलर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये वाला ब्लड है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक।
अगर आप इनको आप अपने से भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप अपने से भी इनको कर सकते हो। फिर दूसरा था हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब है आरबीसी का ब्रेकडाउन। अब आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के कह रहे कई कारण है। एक तो होता है एक्सटेंसिक, एक होता है इंट्रेंसिक। एक्सटेंसिक को हम बोलते हैं एक्सटेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। मतलब ऐसा कौन सा एक्सटेंसिक कारण है जिसकी वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। पहला होता है लीवर फेलुअल। अगर आपकी बॉडी का लीवर ही फेलियर हो जाएगा तो आरबीसी का कह रहा है कि हीमोलाइजिंग हो जाएगा। ठीक है। रिनल डिसऑर्डर, और रिनल डिसऑर्डर मतलब किडनी की बात कर रहा है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किडनी से एक हार्मोन निकलता है आर्थ्रोपोइटिन, जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। अगर कह रहा है किडनी में कोई दिक्कत आ जाएगी तो आर्थ्रोपोइटिन नहीं जाएगा। आर्थ्रोपोइटिन नहीं जाएगा तो रेड बोन मैरो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं करेगी। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं करेगी तो हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तीसरा होता है इन्फेक्शन। यदि आपको कोई इन्फेक्शन है जो कि रेड ब्लड सेल को क्या कर रहा हो, डिस्ट्रॉय कर रहा हो, जैसे कि आपको HIV में होता है या फिर आपके कैंसर में आप बोल सकते हो। ठीक है। चौथा है फिर हमारा बर्न। बर्न मतलब आपको जल गई हो, जलने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपकी बॉडी की सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो जिनकी वजह से क्या उनका नंबर कम हो जाएगा। ठीक है। ये भी कौन सा एनीमिया हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। दूसरा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की बातें। क्या इसमें कौन सा डिसऑर्डर आ जाएगा, जैसे हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हेरिडिटरी का मतलब होता है जो आपको अपने फादर से मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हो किसी का, जैसे मान लो किसी की इंसान की आंखों में थोड़ा फर्क होता है, क्यों, क्योंकि उसके भी माता पिता की आंखों में कुछ ना कुछ फर्क हुआ होगा, और उसी बोलते हैं हेड डिसऑर्डर। बोलते हैं ना कि एक अपाहिज का बच्चा अपाहिज ही होता है, ऐसा क्यों होता है कि इसके हेड डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। फिर आता है न्यूट्रिटिव डिफिशियंसी। अब न्यूट्रिटिव डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब है इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिएंट कैसे नहीं मिल रहा है, या तो उसके आयरन की कमी है, और आप जानते हो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में आयरन कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर आयरन ही होता है। एंड प्रोटीन डिफिशियंसी। और आप ये भी जानते हो, देखो रेड ब्लड, अगर मैं बात कर लूँ रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अगर मैं हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता हूँ तो वो टूटेगा आर्यन प्लस ग्लोबुलिन में, और दोनों किसके अंदर होते हैं, दोनों किसके अंदर होते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो दोनों कितने जरूरी है, आयरन भी जरूरी है और ग्लोबुलिन भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, तो दोनों ही जरूरी है। यानी कि ब्लड को बनाने के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ब्लड को बनाने के लिए आप लाल चीज़ ही खाओ, ठीक है, आयरन लो, बस प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा विटामिन B12, और आपने विटामिन B12 को भी देखा होगा कि विटामिन B12 क्या करता है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल को मैच्योर रेड ब्लड सेल बनाता है। चौथा होता है फॉलिक एसिड। ये कैसा, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया। फिर चौथा होता है, फोर्थ है हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, बोन मैरो डिसऑर्डर। जनरली जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके लॉन्ग बोन के अंदर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जरी और जेलेटिनेट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। और यही बोन मैरो कह रहा है कि क्या बनाता है, हमारे रेड ब्लड सेल की या ब्लड कार्पस्क्यूल की प्रोडक्शन करता है। यदि इसी में डिसऑर्डर हो गया तो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ब्लड नहीं बनेगा, कोई भी ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। पांचवा आता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। मतलब बहुत लंबे समय से ऐसे डिजीज है, तो क्रोनिक डिजीज होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, क्रोनिक डिजीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी आपकी जो ब्लड कार्पस्क्यूल्स की या रेड ब्लड सेल्स की, इनको वो मार देगी। जैसे नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब ये इन्फेक्शियस तो नहीं है, ठीक है, जैसे कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस को हम गठिया भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं इनमें दर्द होने लग जाता है, और इसका ट्रीटमेंट भी है, अगर आप ऑयलेशन करते हो और उसमें दर्द होता है तो आप पहचान सकते हो कि ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये इसका मतलब इसको हम पता लगा सकते हैं कि है क्या, मतलब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है। फिर दूसरा होता है क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, एक बैक्टीरिया, देखो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी होता है जो एक माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। माइक्रो बैक्टीरियम होता है जो ट्यूबरक्लोसिस करता है। वो क्या करता है, अगर आप इसकी मैकेनिज्म को देखोगे तो वो रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया क्रोनिक डिजीज हो जाता है। फिर आता है क्रोनिक रीनल फेल्यूर। मतलब किसी की बोलते हैं ना कि कह रहा है कि स्टेरॉइड लेने से कि जो किडनी है उसकी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, या देखो स्टेरॉइड तो हमारे पास कह रहा है कि क्रोनिक डिजीज नहीं हो सकता भाई, बहुत लंबे समय क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं ना, कि वो बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा है तो हो सकता है। फिर होता है नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर मतलब बात कर रहा है कैंसर की, ठीक है, कैंसर की बात कर रहा है भाई। कैंसर की बात कर रहा है तो आप तो जानते हो कैंसर में क्या होता है, जो सारी सेल्स है वो कैसे हो जाती है, धीरे धीरे कैंसर सेल्स होने लग जाती है, और फिर रेड ब्लड सेल को भी खाने लग जाती है, उनका न्यूट्रिशन कम हो, मतलब जो कैंसर सेल होती है वो जो बाकी सेल्स है उनका खाना ले लेती है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स को खाना नहीं मिल पाता और वो ऑटोमेटिकली मरने लग जाती है, और इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है, और इसी को बोलते हैं एनीमिया क्रोनिक डिजीज।
फिर बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। साइन एंड सिम्टम्स की देखो, पहला क्या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया का, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जब भी देखो, जब भी किसी पेशेंट में कह रहा है कि इसकी कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो उसका कलर किसका देखना है, कलर ऑफ स्किन, उसका स्किन का कलर देखना है कि स्किन कैसी हो जाएगी, पीली पीली सी पड़ जाएगी, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी है, ठीक है। देखो आपका देखते हो, जैसे किसी में एनीमिया कमी होती है, आप उसकी आंखें देखते हो। जैसे मान लो किसी की आइज़ है, मुझ पर टाइगर, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना आप लोग। अब जो इसका ये वाला पार्ट है, जब आप इसको नीचे से ऐसे खींचते हो ना, नीचे से ऐसे खींचते हो, तो वो रेड, देखो नॉर्मल तो रेड होता है, लेकिन जब भी किसी को एनीमिया होगा तो वो रेड की जगह कैसे हो जाएगी, वाइट सी हो जाएगी कुछ, ठीक है। तो अगर उसकी वाइट सी हो रही है तो आप बोल सकते हो उसके एनीमिया है, पहला। दूसरा 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 आप कह रहे हैं कि साइन सिम्टम क्या है, कि उसका मुंह को खुलवाते हैं और उसकी टंग को देखते हैं, तो उसकी टंग पे क्या हो जाएगा, मतलब म्यूकस की मेम्ब्रेन आएगी, मतलब म्यूकस की मेम्ब्रेन जम रही होगी सफ़ेद सफ़ेद सी, तो भी आप बोल सकते हो उसको एनीमिया है। बोलते हैं ना कि आकर जीभ निकालो, तो उसको जीभ को थोड़ा देखते हैं, तो अगर उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जम रही हुई तो बोल सकते हो उसका एनीमिया है। या फिर इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी पीली पड़ गई होगी, ठीक है, वाइट सी पड़ गई होगी, बोलते हैं ना कि यार तू तो पीला पड़ रहा है, तो उसमें कुछ खून है भी या नहीं है, इस तरह से। दूसरा होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दूसरा साइन एंड सिम्टम क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब ये कि जिसमें भी कह रहा है कि एनीमिया होगा, यानी खून की कमी, सीधे समझो जिसमें खून की कमी होगी, यानी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो रही होगी, तो वो करेगा क्या, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन टिश्यू को कम मिल पा रही होगी, और ऑक्सीजन टिश्यू को कम मिल पा रही होगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी कह रहा है कि आपकी रिस्पिरेशन रेट को तेज कर देगी। टाइकार्डिया मतलब कह रहा है कि आप जल्दी जल्दी सांस लोगे ताकि आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिल सके टिश्यू तक। होता है रिस्पायरेशन, वही है, रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेशक आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल कम हो गई है, लेकिन आपकी बॉडी को तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए ना, तो इसलिए वो रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ा देगी। तो एनीमिया पहचान सकते हो, ऐसा पेशेंट जिसकी रेट ऑफ रिस्पायरेशन तेज हो उसमें एनीमिया कमी है, या फिर जो ट्राइकार्डिया हो उसमें भी एनीमिया कमी है। चौथा डाइजेशन, जिसको भी एनीमिया होगा उसका डाइजेशन खराब होगा, उसका जी मचल जाता होगा, खाती उल्टी हो जाती होगी, हमेशा कह रहे एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होगी, कभी ऐसा लगता होगा टाइट हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कुछ गुड़गुड़े हो रहा है, या दर्द हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन उसके हमेशा जमाना रहेगा, ठीक। अब देखो कॉन्स्टिपेशन का इसमें क्या रीजन हो सकता है, अगर आप खुद दिमाग लगाओ। देखो जब भी कह रहा फेसिस निकलता है तो इसमें क्या होता है, बिलुरुबिन आता है, तो बिलुरुबिन आता है, बहुत सारे लीवर के हार्मोन बाइल जूस आते हैं जब, और जो ये आता है ना बिलुरुबिन आता है वो कहाँ से आता है, रेड ब्लड सेल की जब ब्रेक डाउन होता है, और रेड ब्लड सेल है ही कम, तो ये जितने भी जूस है वो कम आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये मेरी अपनी थ्योरी है, मैंने ऐसा किसी को कुछ पता नहीं, बस मैंने बना दिया है समझने के लिए। फिर आती है मेटाबॉलिज्म रेट कैसा हो जाएगा, BMR जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कह रहा है फास्ट हो जाएगा। और किडनी, और किसी का एनीमिया होगा तो उसका एल्बुमिनीरिया हो जाएगा, मतलब एल्बुमिनीरिया का मतलब है कि उसके यूरिन में क्या हो जाएगा, इसके यूरिन में क्या हो जाएगा, इसके यूरिन में आने लगेगी, कह रहा है कि एल्बुमिन आने लगेगा। और एल्बुमिन क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। फिर 7 पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी कह रहा है कि आप साइन एंड सिम्टम देख सकते हो, यदि कोई फीमेल है और उसके जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो भी आप समझ सकते हैं एनीमिया। क्यों, मान लो किसी फीमेल आई आपके पास क्लिनिक में और उसने बताया कि मुझे कह रहा है कि जो मेरे मेंस्ट्रुएशन है ये तो 35 दिन में हो रही है, 40 दिन में हो रही है, नहीं हो रही है, तो उनमें जो ब्लड है वो बहुत कम आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा कि एनीमिया हो सकता है, क्योंकि जब इसके अंदर ब्लड है ही नहीं तो भाई निकलेगा कहाँ से। फिर आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे जो सेंसिटिविटी है, भाई ठंड ज़्यादा लगने लगेगी। बोलते हैं ना कि जिनमें खून कम हो जाता है तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सिर में दर्द रहता है और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाती है, भाई रेड ब्लड सेल ही नहीं है, दिमाग तक सिग्नल कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ है, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल। फिर एक और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो आयरन है, आयरन कैसा एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो क्यों होता है, यदि जो आप खाना लेते हो उसमें आयरन की अगर प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, 70 से 80% यही पाया जाता है। फिर कुछ कॉज बताए गए हैं कि आखिर एनीमिया होता क्यों है। पहला तो ये हुआ है मिल्क फीड इन्फेंट। देखो आपको जो इनटेक है वही कम हो जाए, जो डिक्रीज हो जाए आपका इनटेक, मतलब जो आयरन है वो कम ले रहे हो। क्यों, देखो पहला तो है मतलब ऐसा बच्चा जो दूध पीता हो उसको दूध ना मिल रहा हो तो आयरन की कमी हो जाएगी, या फिर एक ऐसी मदर जो बच्चे को दूध पिला रही हो उसको अच्छे से नरिश ना करा जाए तो उसमें गहरा आयरन की कमी हो जाएगी। दूसरा कारण क्या है एनीमिया का,
डिक्रीज इंक्रीज लॉस। लॉस कैसे, या तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए या फिर क्रोनिक हिमोरेज हो जाए, मतलब बहुत लंबे समय से ब्लड का लॉस हो रहा हो, जैसे कि वॉर्म इन्फेक्शन हो रहा हो जो आपके अंदर ही अंदर आपके कह रहा है कि रेड ब्लड सेल को खा रहा हो, पैप्टिक अल्सर हो जाए, अल्सर मतलब कैंसर हो जाए जो भी आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, पाइल्स में भी कह रहे बहुत लंबे समय से ब्लड लॉस हो रहा हो, और जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है मतलब मेंस्ट्रुएशन ब्लड में उसमें मेंस्ट्रुएशन में जो MC है यानी मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए तो उससे भी क्या हो जाएगा, एनीमिया का कंडीशन हो जाती है। फिर होती है डिक्रीज डिमांड ऑफ ब्लड। देखो कभी कभी क्या होता है जो आयरन की कभी कभी क्या होता है जो डिमांड होती है हमारे ब्लड की वो ज़्यादा होती है, क्यों, जैसे कि इन्फेंसी कोई बच्चा होता है उसे आयरन की जरूरत होती है क्योंकि उसे ग्रोथ करना है, उसके बॉडी को ऑर्गन को डेवलप करना है, चाइल्डहुड हो गया। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी कह रहा है आयरन की टैबलेट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उस मदर को अपनी ही तो अपने लिए भी आयरन चाहिए, यानी अपने लिए भी तो ब्लड बनाना है और बच्चों को भी ब्लड बनाना है। जब बच्चे के लिए भी ब्लड बनाना है तो उसके लिए आयरन की ज़रूरत होती है ताकि वो बच्चे का भी ब्लड बना सके। और आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बाहर से कह रहे हैं कि आयरन की टैबलेट भी खाती है। फिर चौथा होता है मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन का मतलब वही है कि ऐसी मतलब मेंस्ट्रुएशन मतलब ये है कि ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा मतलब जब भी उसके इसको मेनली महारी बोलते हैं जो भी है, जब इसके मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो ब्लड लॉस हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे भी उसे बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, आयरन चाहिए, फिर आयरन चाहिए, ठीक है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। फिर डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आयरन तो बहुत सारा है या फिर ब्लड तो बहुत सारा है, लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसी मतलब कंडीशन आ गई है ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्बेशन इन डिजीज ऑफ स्टोमच एंड डुडोनियम। यदि स्टोमच और डुडोनियम में कह रहा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो उसमें कह रहा है कि RBC की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो उसमें भी अनीमिया हो जाता है। अब देखो जो भी आप खाना खाते हो वो कहाँ पर जाएगा, स्टोमच और डुडोनियम में। मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन होता है वो स्टोमच और डुडोनियम में होता है, ठीक है, स्टोमच में होता है, डुडोनियम में होता है, इस तरह से कुछ होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि C डुडोनियम आ जाता है, ठीक है, तो इनमें मोस्ट ऑफ डाइजेशन होता है। अगर इनमें खराब हो जाएगी भाई जो भी आपने आयरन खाया है तो उनमें से तो कह रहा है कि स्मॉल ब्लड वेजल्स में जाएगा और उसके थ्रू ब्लड में मिल जाएगा, और कह रहा है कि ब्लड में मिलने के बाद और ज़्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करेगा। जब इन्हीं में कोई दिक्कत आ गई तो भाई वो ब्लड में ही नहीं मिलेगा, अब ब्लड में नहीं मिलेगा तो नया खून कैसे बनेगा, तो इसमें क्या ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, एनीमिया। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चाहे आप लाइक करें ना करें पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आपकी इस कमेंट को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसी वीडियो बनाते रहना चाहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। थैंक यू गाइस।